देश दुनिया की सारी बड़ी खबर के साथ के सामने मौजूद है दोस्तों। चलेंगे सबसे पहले सबसे बड़ी डिटेल आपको बताएंगे, जहां पर कर्नाटक में मुख्यमंत्री के पोस्ट को लेकर चल रही खींचतान के बीच में भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक ऐसा कदम उठाया गया दोस्तों, जिसके बाद अचानक से कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से एकजुट हो गई और अचानक से नाश्ते पर बुला लिया गया पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को। और इसके बाद बताएंगे कैसे कर्नाटक के अंदर भारतीय जनता पार्टी की अंतिम उम्मीद ही टूट गई है दोस्तों। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट बताएंगे कैसे भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल के बीच में जोरदार तरीके की खींचतान इतनी ज्यादा बढ़ गई दोस्तों की शिंदे के बड़े बड़े नेताओं के ऊपर पुलिस वालों के अब छापे पड़ने शुरू हो चुके हैं दोस्तों। 2 दिसंबर को बदल जाएगी सरकार, शिंदे होंगे भाजपा से अलग। बताएंगे क्या है पूरा मामला दोस्तों, और शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने को लेकर भी नया कार्ड खेला गया है। एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि कर्नाटक में बचेगी सरकार लेकिन महाराष्ट्र में होगा एनडीए गठबंधन का बंटा धार, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व को लेकर जोरदार तरीके के मचे घमासान पर अब पूरी तरीके से विराम लग रहा है दोस्तों। दरअसल अपडेट यह है कि दिल्ली में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी के बीच में हुई बैठक, उसके बाद डीके शिव कुमार से हुई मुलाकात के बाद यह तय हो गया कि अगले 2.5 साल भी कर्नाटक के अंदर सिद्धरमैया के नेतृत्व में ही सरकार चलेगी दोस्तों। सिद्धरमैया का पूरा साथ देंगे डीके शिव कुमार। जब डीके शिव कुमार को यह आदेश पार्टी हाईकमान की ओर से सुना दिया गया दोस्तों, तो इसके बाद डीके शिव कुमार ने कहा कि वो बिल्कुल इस बात को मानेंगे। डीके शिव कुमार ने साफ शब्दों में बोला जो पार्टी हाईकमान का फैसला है उस फैसले को पूरी तरीके से सिर आंखों पर रखा जाएगा। इसके बाद दोस्तों शिव कुमार की ओर से कहा गया कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा हूं, मेरी पार्टी मेरे लिए फैसला लेगी। उन्होंने साफ शब्दों में बोल दिया है कि पार्टी जो निर्णय लेगी, जैसा निर्णय लेगी, मैं उसके साथ में पूरी तरीके से खड़ा हूं। उन्होंने कहा कि मुझे तो कोई जल्दबाजी है भी नहीं, मैं किसी भी तरीके से सांप्रदायिक या फिर सामुदायिक कोण नहीं रखता हूं। यानी दोस्तों दावा किया जा रहा था कि सिद्धरमैया ओबीसी समुदाय से आते हैं जो कांग्रेस पार्टी को जमकर सपोर्ट करता है। साथ ही साथ अगर डीके शिव कुमार की बात करें तो वोकालिगा समुदाय से आते हैं दोस्तों। तो अगर वोकालिगा समुदाय का कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बन जाता है तो इसका फायदा कांग्रेस पार्टी को आने वाले दिनों के अंदर होगा। डीके शिव कुमार के मुख्यमंत्री बनने से वोकालिगा समुदाय पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी के साथ में आ जाएगा। लेकिन ये सबको पता है कि पूरा का पूरा वोकालिगा समुदाय डीके शिव कुमार या कांग्रेस पार्टी के साथ में नहीं आएगा। कारण यह है कि वोकालिगा समुदाय के सबसे बड़े नेता एचडी देवेगौड़ा है और जब तक एचडी देवेगौड़ा जिंदा है दोस्तों उनकी पार्टी को वोकालिगा समुदाय का समर्थन मिलता रहेगा। ऐसे में कांग्रेस पार्टी इस रिस्क को नहीं लेना चाहती है कि वोकालिगा समुदाय का कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बना दिया जाए, इस उम्मीद में कि वोकालिगा समुदाय के लोग कांग्रेस पार्टी का साथ देंगे। जबकि सिद्धरमैया को ओबीसी समाज के लोगों का बंपर वोट मिलता है दोस्तों, और ओबीसी समाज के लोग सिद्धरमैया को अपना नेता देखते हैं, इसीलिए कांग्रेस पार्टी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। और वैसे भी सिद्धरमैया का अपना एक नेतृत्व क्षमता है दोस्तों, जिसके कारण उनको प्रदेश के अंदर जोरदार तरीके का समर्थन मिलता है। और कहीं ना कहीं डीके शिव कुमार भी ये जानते हैं कि सिद्धरमैया ज्यादा से ज्यादा 2.5 से 3 साल मुख्यमंत्री रहेंगे, उसके बाद तो डीके शिव कुमार को ही कर्नाटक कांग्रेस चलानी है और उम्र का तकाजा यही है कि अभी सिद्धरमैया को ही मुख्यमंत्री रहना चाहिए और उसके बाद डीके शिव कुमार कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व संभाले दोस्तों। ऐसे में डीके शिव कुमार ने जैसा ही बोला कि मुझे कोई जल्दी नहीं है, पार्टी ने जो फैसला लिया है मैं उसके साथ में खड़ा हूं, तो इसके बाद डीके शिव कुमार को सिद्धरमैया का फोन जाता है, उनसे बोला जाता है कि आप आइए, आपसे ब्रेकफास्ट पर मुलाकात करनी है और नाश्ते पर बुलाया जाता है दोस्तों। आपको बता दें कि सारे वरिष्ठ नेता फिर से आज एकजुट दिखाई देने वाले हैं दोस्तों। डीके शिव कुमार और सिद्धरमैया एक साथ ब्रेकफास्ट करेंगे, यानी एक साथ नाश्ता करेंगे। और वैसे भी सिद्धरमैया ने बुलाया है डीके शिव कुमार को और डीके शिव कुमार आने के लिए तैयार भी है, तो बातचीत तो एकदम सही तरीके से चल रही है दोस्तों। केवल राजनीतिक तौर पर दबाव बनाने के लिए जो लोग करते हैं इस तरीके की कोशिश की गई है, जो हर एक व्यक्ति का एक अधिकार होता है। और वैसे भी डीके शिव कुमार चाहते हैं कि कुछ लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए, तो सिद्धरमैया इस पर पूरी तरीके से सहमति जता रहे हैं। तो दोनों के बीच में कोई भी आपस में किसी भी तरीके के पंगे नहीं है दोस्तों, जैसा गोदी मीडिया में दावा चल रहा है। ऐसे में एक जो बड़ी अपडेट है वो ये कि अचानक से कांग्रेस पार्टी में समझौते के पीछे सबसे बड़ा कारण यह था दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी के लोग उम्मीद जता रहे थे कि दोनों आपस में लड़ते रहेंगे, तो ऐसे में बीजेपी अविश्वास का प्रस्ताव लेकर आ जाएगी और अविश्वास का प्रस्ताव आएगा तो कंफ्यूजन हो जाएगी और पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी 2 अलग अलग खेमों में बढ़ जाएगी और उसके बाद सरकार गिर जाएगी दोस्तों। भाजपा के नेता दावा करते हैं कि वो 8 दिसंबर को अविश्वास का प्रस्ताव विधानसभा के अंदर कर्नाटक में लेकर आएंगे। जैसे ये खबर सामने आती है, कांग्रेस पार्टी के नेता सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार के बीच में फिर से आपस में बातचीत शुरू हो जाती है दोस्तों, और डायरेक्ट एक दूसरे को लेकर सम्मानजनक बातें करने लगते हैं, जो अमूमन पहले भी कर ही रहे थे। वैसे भी गोदी मीडिया की ओर से ही माहौल खराब किया जा रहा था दोस्तों, और अब नाश्ते पर दोनों के बीच में बातचीत होगी और इसके बाद भाजपा वालों को जब अविश्वास ये लेकर आएंगे 8 दिसंबर को, तो इनको अविश्वास प्रस्ताव में जोरदार तरीके से दोनों मिलकर शिकस्त देंगे। और जैसे ही शिकस्त देंगे दोस्तों वैसे ही कांग्रेस पार्टी फिर से एकजुट हो जाएगी। अगर आप भी मानते हैं कि कर्नाटक कांग्रेस इस बात को जानती है कि कैसे एक साथ आगे बढ़ना है, और जो बीजेपी वाले उम्मीद में बैठे हैं कि जैसा अलग अलग राज्यों के अंदर इनको फायदा मिल गया था वैसा यहां होने वाला नहीं है, क्योंकि यहां पर दोनों नेता सूझबूझ से
काम करते हैं और वैसे भी डीके शिव कुमार वही नेता है जिनके खिलाफ भाजपा ने पूरी साजिश करते हुए पूरा तंत्र लगाकर डीके शिव कुमार को जेल में भेज दिया था। और शिव कुमार ने उस दिन शपथ लिया था कि वो बीजेपी की सरकार को कर्नाटक से उखाड़कर फेंकेंगे और उन्होंने पूरी मेहनत की और नेतृत्व रहा सिद्धरमैया का और भाजपा को कर्नाटक से एकदम उखाड़कर फेंक दिया गया। दोस्तों ऐसा फेंका गया कि आज तक बीजेपी अपना नेता नहीं चुन पा रही है। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि कर्नाटक में तो सरकार गिरना असंभव है, लेकिन महाराष्ट्र में खेला हो रहा है। दरअसल हुआ ये दोस्तों की शिंदे और फडणवीस के बीच में जारी जुबानी जंग अब इस मामले तक पहुंच चुकी है। दोस्तों इस कदर आगे बढ़ चुकी है कि अब 100 पुलिस वाले भेज कर अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे को डराने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि राज्य के मित्र पक्ष माने जाने वाले बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट के बीच में हिंगोली के अंदर इतना जबरदस्त तरीके का बवाल हुआ दोस्तों की शिंदे के विधायक संतोष बागर के घर पर तकरीबन 100 पुलिसकर्मी भेज दिए गए दोस्तों। यानी अचानक से भारतीय जनता पार्टी सरकार के इशारे पर 100 पुलिसकर्मी छापा मारने के लिए कलम नूरी के शिवसेना के विधायक संतोष बांगर के घर पर पहुंच गए दोस्तों। इसकी जानकारी विधान परिषद के सदस्य हेमंत पाटिल ने दी है दोस्तों। उन्होंने आरोप लगाया है कि भाजपा विधायक के दबाव में ये कोशिश की जा रही है और भाजपा के लोग बड़े स्तर पर पुलिस वालों का दुरुपयोग कर रहे हैं। यानी जो पार्टी सत्ता में है दोस्तों, यानी शिंदे की पार्टी भी तो सत्ता का हिस्सा है, लेकिन इसके बावजूद पुलिस वाले भारी संख्या में बुलाकर शिंदे के विधायक के घर पर छापे पड़वाए जा रहे हैं। तो इससे आप लोग समझ जाइए कि शिंदे और फडणवीस के बीच में जो विवाद है वो विवाद इतना ज्यादा बढ़ चुका है दोस्तों। क्या पुलिस वाले लाकर एक दूसरे पर छापेमारियां चल रही है। अगर आप भी मानते हैं कि इससे बड़ा बवाल और क्या हो सकता है, गोदी मीडिया वाले हर चीज को दबाने की कोशिश करते हैं। उनको यह दिखाना है कि महाराष्ट्र में सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, जबकि शिंदे बयान देते हुए इनडायरेक्ट तरीके से देवेंद्र फडणवीस को रावण और रावण वाले अहंकार वाला व्यक्ति बताने की कोशिश करते हैं। लेकिन कहीं कोई मीडिया में, कोई गोदी मीडिया में चर्चा नहीं है दोस्तों। इसके बाद शिंदे की ओर से अमित शाह से मुलाकात की जाती है और अल्टीमेटम देकर आया जाता है। उसके बाद भी कोई चर्चा गोदी मीडिया में नहीं है। लेकिन कर्नाटका को लेकर गोदी मीडिया में एकदम फुल ऑन माहौल बनाया जा रहा है कि कर्नाटक में सरकार गिर जाएगी। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि ये दोयम दर्जे की राजनीति और दोहरे चरित्र को दिखाता है गोदी मीडिया वालों का भी और उस पार्टी का भी जो दूसरे की सरकार पड़ोसी राज्य में गिराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ खुद अपनी सरकार डामाडोल स्थिति में आ चुकी है। 2 शब्द जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि अपने सहयोगी के घर पर, विधायक के घर पर 100 पुलिसकर्मी भेज देना छापा मरवाने के लिए, इससे ज्यादा आपस में बैर की और कौन सी बात हो सकती है। इससे ज्यादा बड़ा विवाद आखिर हो क्या सकता है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा दोस्तों। मामला तो और ज्यादा आगे बढ़ गया। दरअसल हुआ ये कि महाराष्ट्र सरकार में मंत्री दादा भूसे ने कहा कि उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे लोगों के दिलों में बसते हैं और वे फिर से राज्य का नेतृत्व करेंगे। यानी राज्य के अंदर नेतृत्व का परिवर्तन होगा, ये दावा है देवेंद्र फडणवीस सरकार के मंत्री का दोस्तों, जो एकनाथ शिंदे पर दाव लगाते हुए कह रहे हैं कि अब नेतृत्व परिवर्तन का टाइम आ चुका है। 20-22 घंटे काम करते हैं शिंदे और शिंदे को ही अगला मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। आपको बता दें कि देवेंद्र फडणवीस सरकार के स्कूली शिक्षा मंत्री दादा भूसे ने कहा कि आज भी अगर लोगों से आप पूछिएगा तो उनके दिल में केवल एक ही मुख्यमंत्री है और वो है एकनाथ शिंदे। लोग चाहते हैं कि एकनाथ शिंदे एक बार फिर से मुख्यमंत्री बने। ऐसे में दोस्तों फडणवीस को हटाकर शिंदे को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। अगर आप भी मानते हैं, जब शिंदे का मंत्री ये बोल रहा है कि शिंदे को मुख्यमंत्री बनाओ, देवेंद्र फडणवीस को हटाओ, तो फिर आप फडणवीस के खिलाफ माहौल धीरे धीरे करके तैयार किया जा रहा है। अगर आप भी मानते हैं कि फडणवीस वर्सेस शिंदे का ये मुकाबला और ज्यादा तीखा होने वाला है और आने वाले दिनों के अंदर शिंदे नीतीश कुमार के तर्ज पर भाजपा पर और ज्यादा बड़ा स्तर का दबाव बनाएंगे, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। इसी के साथ में चलते हैं एक और बड़ी अपडेट दोस्तों, जहां पर महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना के बीच में गठबंधन में दरार की सबसे बड़ी खबर तब सामने आती है जब शिवसेना के विधायक नीलेश राणे ने बीजेपी पर वोटरों को रिश्वत देकर खरीदने का आरोप लगाया दोस्तों। इस पर बीजेपी महाराष्ट्र के प्रमुख रविंद्र चव्हाण ने बयान दिया दोस्तों। उन्होंने कहा कि 2 दिसंबर तक गठबंधन को बनाए रखना जरूरी है। जब स्थानीय निकाय चुनाव के मतदान हो जाएंगे, वोट डल जाएंगे, तो उसके बाद आगे कुछ बड़ा फैसला लिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि नीलेश राणे के आरोप पर वे बाद में प्रतिक्रिया देंगे। यानी एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के विधायक नीलेश राणे ने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी के प्रमुख रविंद्र चव्हाण कुछ दिन पहले सिंधुदुर्ग जिले के अंदर आए थे और 2 दिसंबर के चुनावों से पहले वोटरों को प्रभावित करने के लिए पैसे बांटने का सहयोग किया। यानी दोस्तों भाजपा का नेता पैसे बांट रहा है, ये आरोप शिंदे के नेता लगा रहे हैं, शिंदे का मंत्री लगा रहा है। तो इससे आप समझिए कि किस तरीके की स्थिति बनी पड़ी है। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर हरियाणा के करनाल में बीजेपी ने अपने आलीशान दफ्तर बनवाने के लिए पेड़ कटवा दिए दोस्तों। इस पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से जोरदार तरीके का फटकार लगाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि बीजेपी का ऑफिस ही कहीं और शिफ्ट करवा दिया जाता। 40 पेड़ काटने पर सुप्रीम कोर्ट पूरी तरीके से भड़क गया दोस्तों। एक तरफ तो बीजेपी के एलजी ने दिल्ली के अंदर सैकड़ों पेड़ कटवा दिए, दूसरी तरफ दिल्ली एनसीआर हर साल प्रदूषण की मार झेल रहा है और भाजपा वाले दफ्तर बनाने के लिए 40-40 पेड़ कटवा रहे हैं। इससे पता चलता है कि पर्यावरण को लेकर भारतीय जनता पार्टी की क्या
क्या मानसिकता है दोस्तों, कैसे आम जनता जो पर्यावरण की खराब स्थिति के कारण चाहे एयर पोल्यूशन हो या फिर पानी की स्थिति खराब हो उससे जूझ रही है, और भारतीय जनता पार्टी के लोग दफ्तर बनाने के लिए 40-40 पेड़ उड़ा दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद भी बीजेपी वालों को थोड़ी शर्म आनी चाहिए। अगर आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर माफियाओं को बिहार से उड़ाने हटाने की धमकी देने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग खुद से ऐसी हरकतें कर रहे हैं दोस्तों जो किसी माफिया से कम नहीं है। दरअसल जो अपडेट है उसके अनुसार बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा लखीसराय विधानसभा क्षेत्र से लगातार 5वीं बार जीत के बाद शुक्रवार को बढ़िया पहुंचे, जहां पर उनके समर्थकों ने उनका जोरदार तरीके का स्वागत किया दोस्तों, और विजय सिन्हा पर जेसीबी से फूलों की बारिश की गई और कार्यकर्ता उनके समर्थन में नारेबाजी करते दिखाई दिए। इस दौरान विजय कुमार सिन्हा गाड़ी से माइक लेकर ये कहते हुए दिखे कि हमारी सरकार बनाने के लिए लखीसराय की जनता का धन्यवाद। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार में माफियाओं को नहीं छोड़ा जाएगा, चुन चुन कर जेल भेजेंगे। जब वो भाषण दे रहे थे दोस्तों कुछ देर के बाद फायरिंग होने लगी, यानी जश्न के लिए फायरिंग चल रही थी। यानी जो माफियागिरी लोग करते हैं वो इसी तरीके की हरकतें करते हैं जैसा भाजपा के उप मुख्यमंत्री के जश्न के दौरान हो रहा है। तो इससे पता चलता है दोस्तों कि भाजपा के नेता माफियाओं से बिहार को मुक्त कराने की बातें कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों के खुद की हरकतें किसी माफिया से कम नहीं है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि भाजपा के उप मुख्यमंत्री को सबसे पहले इस्तीफा देना चाहिए ताकि बिहार के अंदर कम से कम एक तो कम हो जाए, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तब दोस्तों, जिसमें बीजू जनता दल में सुजाता की एंट्री होगी, ये बड़ा सवाल है दोस्तों। इस चर्चा के बीच में संघ पार्टी यानी बीजू जनता दल ने उड़ीसा के अंदर एक बैठक बुलाई, विधायकों की बैठक बुलाई। नवीन पटनायक द्वारा बुलाई गई बीजेडी यानी बीजू जनता दल की मीटिंग में 10 से ज्यादा एमएलए शामिल ही नहीं हुए। सीनियर नेताओं की बगावत ने पार्टी के अंदर बड़ा तूफान खड़ा कर दिया है दोस्तों। इस बीच देवाशीष के लेटर को लेकर बयानबाजी अभी भी जारी है। आपको बता दें कि बीजू जनता दल के एमएलए मीटिंग के कई सारे नेताओं के नहीं आने से कहीं ना कहीं शंख कैंप के अंदर सना की तबियत ठीक नहीं है, ऐसा नजर आ रहा है। राजा भी परेशान चल रहे हैं दोस्तों, शारदा की हालत सच में खराब है। दरअसल पूरी अपडेट ये है कि उड़ीसा में बीजू जनता दल के नेता नवीन पटनायक की सरकार पर डायरेक्ट कंट्रोल रखने वाले आईएएस अधिकारी वीके पांडियन की पत्नी सुजाता की बीजू जनता दल में एंट्री को लेकर चर्चा चल रही है दोस्तों। ऐसा माना जा रहा है कि बीजू जनता दल में सुजाता की एंट्री करवाई जाएगी और जैसे ही सुजाता आएंगी तो उसके बाद उनको बीजू जनता दल का नेतृत्व दे दिया जाएगा, यानी नवीन पटनायक से सुजाता की और बीजू जनता दल का नेतृत्व चला जाएगा दोस्तों। ऐसे में नवीन पटनायक के द्वारा बुलाई गई बैठक को लेकर विवाद लगातार जारी है और उनके 10 से ज्यादा विधायक गायब हो गए, जो इसका सीधा मतलब यह है कि वो नाराजगी जता रहे हैं। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि बीजू जनता दल अब धीरे धीरे करके खत्म होने के कगार पर पहुंच चुकी है, नवीन पटनायक की तबियत खराब हो रही है और बीजू जनता दल की तबियत उससे भी ज्यादा खराब हो रही है, जल्द बीजू जनता दल के कई सारे अलग अलग हिस्सों में बंटने की खबर सामने आ जाएगी। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि बीजू जनता दल की जगह अब उड़ीसा में कांग्रेस पार्टी लेने जा रही है, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट जिसमें बिहार के विधानसभा चुनाव में अलग से चुनावी मैदान में उतरे ओपी राजभर का पूरी तरीके से सुबड़ा साफ हो गया दोस्तों उनकी पार्टी का। तो इसके बाद अब उत्तर प्रदेश के अंदर योगी सरकार के अंदर कैबिनेट मंत्री सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया कि 2027 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी एनडीए गठबंधन की। 2017 में एनडीए गठबंधन 325 सीटें जीता था, एसआईआर तब नहीं था क्या, ये सवाल पूछ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तब एसआईआर नहीं था, तब भी 325 सीटें बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में जीत ली थी। और 2022 में वो दावा करते हैं कि क्योंकि वो एनडीए गठबंधन के साथ में नहीं थे इसीलिए भारतीय जनता पार्टी कम सीटों पर सिमट गई। लेकिन इस बार बीजेपी को पूर्वांचल के अंदर 65 और सीटों का लाभ मिलेगा क्योंकि इस बार वे लोग एनडीए गठबंधन यानी भारतीय जनता पार्टी के साथ में रहेंगे और आराम से चुनाव जिता देंगे। हालांकि दोस्तों ओपी राजभर को लगता है कि वो अगर बीजेपी के साथ में रहेंगे तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत जाएगी। हालांकि वो इस गफलत में रहते हैं, शुरू से ही रह रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि जो समीकरण कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में तैयार किया उस समीकरण के आगे कोई भी आ जाए वो पूरी तरीके से ध्वस्त होगा दोस्तों। यही बड़ा कारण है कि अब कहीं ना कहीं कुछ लोगों का भ्रम आने वाले चुनाव के अंदर टूटने की तैयारी चल रही है। अगर आप भी मानते हैं कि ओपी राजभर जिस तरीके की राजनीति करते हैं आने वाले दिनों के अंदर उनकी पार्टी का सुपड़ा साफ होगा। उनका बेटा जो मंत्री बना पड़ा है, जो विधायक बना पड़ा है, जो सांसद भी और खुद भी मंत्री बने पड़े हैं दोस्तों, तो इसी से पता चलता है कि उनके पार्टी को केवल परिवार चला रहा है, परिवार ही पार्टी, पार्टी ही परिवार है। तो अब राजभर समाज के लोगों का एक नया नेतृत्व समाजवादी पार्टी खड़ा कर रही है और 2027 के चुनाव में ओपी राजभर की पार्टी का पूरी तरीके से बंटाधार होने वाला है। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ जहां पर
पश्चिम बंगाल में जारी एसआईआर प्रक्रिया और कई बीएलओ की मौत के बीच में मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात के बाद टीएमसी के वरिष्ठ सांसद डेरेक ओब्रॉयन ने कहा कि हमने 5 मुद्दे उठाए लेकिन हमारे किसी भी सवाल का जवाब चुनाव आयोग ने नहीं दिया। उनके हाथ खून से रंगे हुए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि बिहार की तर्ज पर पश्चिम बंगाल में चुनाव जीतना चाहते हैं लेकिन यह हम होने नहीं देंगे। इससे पहले दिल्ली में चुनाव आयोग के 7 प्रतिनिधिमंडल के करीब 2 घंटे की बैठक चली। दोस्तों, तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल के अंदर वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनर्निरीक्षण यानी एसआईआर प्रक्रिया का विरोध कर रही है। एसआईआर के दौरान प्रक्रिया में शामिल बूथ लेवल के ऑफिसर बीएलओ की मौत और प्रक्रिया के विरोध में टीएमसी प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को चुनाव आयोग से मुलाकात की और टीएमसी के एक अन्य सांसद डेरेक ओब्रॉयन से मुलाकात हुई चुनाव आयोग की। दोस्तों, इसके बाद डेरेक ओब्रॉयन कहते हैं कि तृणमूल कांग्रेस के 10 सांसदों ने ज्ञानेश कुमार और उनकी टीम से साफ तौर पर बोल दिया है कि उनके हाथ रंगे हुए हैं क्योंकि उन्होंने जो एसआईआर लागू की है जिसके कारण कई सारे लोगों की जान गई है। ऐसे में दोस्तों पूरी लिस्ट देकर आए हैं उन 40 लोगों की या उससे ज्यादा लोगों की जो पूरे प्रक्रिया के दौरान अपनी जान गंवा चुके हैं। कुल मिलाकर दोस्तों तृणमूल कांग्रेस बिल्कुल भी चुनाव आयोग को इस मामले पर छोड़ने को तैयार नहीं है। चुनाव आयोग से गंभीर सवाल पूछे जा रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं कि एक एक सवाल चुनाव आयोग से पूछे जाने चाहिए, डंके की चोट पर इसी तरीके से पूछे जाने चाहिए, तो लिखकर जरूर बताएगा। डेरेक ओब्रायन ने आगे कहा कि हमने 5 सवाल पूछे और हमें अपने 5 सवालों में से किसी का भी जवाब नहीं मिला। जो कुछ भी हुआ उसकी आउटलाइन यही है। कुल मिलाकर दोस्तों तृणमूल कांग्रेस वाले जो उम्मीद कर रहे थे कि बातचीत अच्छी रहेगी, ऐसा हुआ नहीं। इसके पीछे कई बड़े कारण हैं दोस्तों। तृणमूल कांग्रेस को लेकर एक बात स्पष्ट कही जाती है कि तृणमूल कांग्रेस काफी ज्यादा एग्रेसिव पार्टी है दोस्तों, जो अपने नेता ममता बनर्जी के रास्ते पर चलते हैं। ममता बनर्जी भी लगातार चुनाव आयोग पर इस मामले पर एसआईआर के मुद्दे को लेकर लगातार सवाल खड़ा कर रहे हैं दोस्तों, और इसीलिए सारे नेताओं ने एक साथ चुनाव आयोग में जाकर अपनी पार्टी की स्थिति स्पष्ट कर दी है और बताया है कि कैसे कई सारे बीएलओ की जान चली गई और चुनाव आयोग इस प्रक्रिया पर कुछ भी नहीं बोल रहा है, एसआईआर को जायज ठहराने की कोशिश कर रहा है। तो गुस्सा तो तृणमूल कांग्रेस को चढ़ेगा ही दोस्तों। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार में हुए विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार का ठीकरा कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार ने महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार रहे तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी के राष्ट्रीय जनता दल पर फोड़ दिया है। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी की समीक्षा बैठक के बाद बाहर आई खबरों से पता चल रहा है कि कई सारे ऐसे नेता हैं जो चाहते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल के साथ में कांग्रेस पार्टी को अब अगले 5 साल कोई गठबंधन नहीं करना चाहिए, अपने संगठन का विस्तार करना चाहिए, विचारधारा को बिहार में मजबूत करनी चाहिए। जब विचारधारा मजबूत होगी, पार्टी से एक बहुत बड़ा ग्रुप आकर जुड़ेगा और जब ये बात तय हो जाएगी कांग्रेस पार्टी के साथ कौन सा संगठन सबसे ज्यादा है, यानी कौन से समाज के लोग सबसे ज्यादा जुड़े हुए हैं, तो वही समाज के लोग बाद में महागठबंधन के साथ कांग्रेस के आने पर कांग्रेस को वोट आगे की ओर शिफ्ट करेंगे, यानी सहयोगी दल को भी मिलेगा। तो उसके बाद असली खेला होगा, जैसा दोस्तों उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ था, जहां पर प्रियंका गांधी ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं बनाने का फैसला लिया था, यानी गठबंधन के बिना चलने का फैसला लिया था और लगभग 2 चुनाव अकेले लड़े। उसके बाद कांग्रेस पार्टी का संगठन का विस्तार पूरा हो चुका था दोस्तों, और पूरे प्रदेश भर के अंदर कांग्रेस पार्टी को ओबीसी और दलित समाज का समर्थन जोर शोर से मिलने लगा था। तो एक बात तय हो गई थी, कांग्रेस पार्टी अगर चुनाव लड़ेगी तो ओबीसी समाज और एसटी समाज का समर्थन कांग्रेस के साथ में रहेगा। बाद में जब कांग्रेस पार्टी ने समाजवादी पार्टी के साथ 24 में गठबंधन किया दोस्तों, तो बड़ी संख्या में कांग्रेस पार्टी के मतदाता समाजवादी पार्टी की ओर शिफ्ट हुए और समाजवादी पार्टी के मतदाता कांग्रेस की ओर शिफ्ट हुए और पूरा खेला पूरे चुनाव में हो गया। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि कांग्रेस पार्टी को अपनी एक अलग पहचान बनाने के लिए जरूरी है कि वो अलग राजनीति करे, कम से कम 2 से 3 चुनाव वो अकेले लड़ सकते हैं बिहार में। आप लोग क्या कहना चाहते हैं, अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तो दोस्तों, जहां पर दिल्ली में जारी प्रदूषण को लेकर राहुल गांधी ने एक बड़ी बैठक की है दोस्तों। इस बैठक में राहुल गांधी के साथ कई सारे लोग मौजूद हैं। राहुल कहते हैं कि बच्चों का दर्द सबसे गहरी चोट की तरह माओ के दिल में उभरता है और दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ लड़ रही ऐसी कई साहसी माओ ने मुझसे मुलाकात की है। वे अपने ही नहीं पूरे देश के बच्चों के भविष्य को लेकर डरे हुए हैं, यानी लगातार एयर पॉल्यूशन दिल्ली के अंदर बढ़ता जा रहा है दोस्तों। स्थिति भयावह होती जा रही है। इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के लोग इस पर संज्ञान लेने को तैयार नहीं है। एक टाइम में जब AQI 700 के आसपास हुआ करता था, 800 के आसपास हुआ करता था, तब भी बीजेपी के लोग इस पर कोई रिस्पांस नहीं कर रहे थे और उनको लग रहा था कि धीरे करके प्रदूषण अपने आप समाप्त हो जाएगा और भाजपा वाले आकर क्रेडिट ले लेंगे और कहेंगे कि हमने ही किया है। यानी जब मार्च अप्रैल के महीने में प्रदूषण कम हुआ था दोस्तों बारिश की वजह से, तो भाजपा के लोग पीठ थपथपाने लगे और कहने लगे कि उनकी सरकार क्योंकि दिल्ली में बन गई है इसीलिए प्रदूषण कम हो गया है। प्रदूषण कम होने का कारण बताया गया कि बीजेपी की सरकार ने बड़े एक्शन लिए हैं, लेकिन नवंबर दिसंबर के अंदर हालात इतने ज्यादा खराब है दोस्तों, लेकिन भाजपा का एक नेता आकर नहीं बोल रहा है कि उनकी सरकार की इतनी बड़ी
विफलता है कि वो प्रदूषण को रोक नहीं पा रहे हैं, एयर पॉल्यूशन को रोक नहीं पा रहे। राहुल गांधी की ओर से इस मुद्दे को उठाया गया। रागिनी नायक ने भी कहा कि जिस दिल्ली को शीला दीक्षित की कांग्रेस के कार्यकाल में 2011 में यूनाइटेड नेशन ने ग्रीनेस्ट कैपिटल ऑफ वर्ल्ड का खिताब दिया था, वही दिल्ली आम आदमी पार्टी और बीजेपी के कारण आज गैस चैम्बर बन गई है। ऐसे दम घोटू जहरीले प्रदूषण के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाली माताओं को लाखों बार सलाम भेजती हूँ। कुल मिलाकर दोस्तों कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंचाया जाए, लोगों को बताया जाए कि कैसे प्रदूषण के कारण उनको काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और दोस्तों कई सारे केस ऐसे सामने आते हैं जो प्रदूषण से जुड़े हुए हैं, लोगों के फेफड़ों पर इसका डायरेक्ट असर पड़ रहा है, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी की सरकार कोई नेशनल पॉलिसी लेकर नहीं आ रही है। अलग अलग राज्यों का ये मुद्दा है, सबको मिलाकर प्रदूषण एक बड़ा कारण दिल्ली के अंदर है। दोस्तों जब बीजेपी की दिल्ली सरकार पर सवाल उठाया जाता है तो वो आरोप लगा देते हैं कि पंजाब के अंदर पराली जलाई जा रही है। पहले तो हरियाणा में पराली जलाने की बातें भी आती थी, लेकिन जब से बीजेपी की सरकार हरियाणा में रिपीट हुई है दोस्तों, भाजपा वाले ये नहीं बता पा रहे कि आखिर हरियाणा में उनकी सरकार है तो लोग पराली क्यों जला रहे हैं। ऐसे ही प्रदूषण का आरोप दिवाली के फटाखों के ऊपर लगाया जाता है दोस्तों, और गाड़ियों के चलने पर लगाया जाता है। अलग अलग तरीके के मुद्दे हैं, लेकिन ये सारे मुद्दे कहीं ना कहीं दो राज्यों से जुड़े हुए हैं, यानी इंटर स्टेट का मामला है। तो केंद्र सरकार को दखल देना चाहिए, नरेंद्र मोदी को दखल देना चाहिए कि लेकिन नरेंद्र मोदी तो विदेश घूमते रहते हैं, उनको भारत के खराब प्रदूषण खराब हवा से क्या मतलब है, ये भी एक बड़ा सवाल है दोस्तों। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तक, जिसमें 30 नवंबर को रेखा गुप्ता ने उपचुनाव के लिए अपने पार्टी के पक्ष में वोट मांगा है दोस्तों। जो पार्षदी के चुनाव उपचुनाव हो रहे हैं उनमें पार्टी के लोगों के समर्थन में वोट की अपील करते हुए वीडियो जारी किया गया है। ये पहला चुनाव है जब रेखा गुप्ता के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में चुनाव लड़ रही है। अब देखते हैं दिल्ली वालों को प्रदूषण दिखाई दे रहा है या नहीं, उपचुनाव के अंदर प्रदूषण कोई मुद्दा बनेगा या नहीं बनेगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए दोस्तों, भाइयों बहनों मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।